हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुलिया क्लासेज। आज जो हमारी क्लास नंबर 7 है मॉडर्न हिस्ट्री की और इसके अंदर जो हम कवर करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने स्कूलिंग के अंदर या फिर ग्रेजुएशन के अंदर कहीं भी जब भी हमने हिस्ट्री पढ़ी है या हमारा जो है इंडिपेंडेंस के बारे में हमने पढ़ा है तो 1857 की क्रांति के बगैर सब कुछ अधूरा रहता है। हर कोई परिचित है, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं उनको हमने जो है नोट डाउन कर दिया है और कुछ बचते हैं उनको और नोट डाउन कर लेंगे और उनको इमेजिनेशन से ट्रिक से उनको याद करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ब्रीफ में जो है 1857 की क्रांति के बारे में जो है आपको बताना चाहूंगा। 1857 की क्रांति के बारे में जो है अंग्रेज इसको एक सैनिक विद्रोह मानते हैं। भारत के लिए एक कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम था। ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहा जाता है। भारत के अंदर इसके ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई, साहित्य लिखे गए, यानी जितना कहा जाए उतना कम है, इतना ज्यादा लिखा गया है इसके ऊपर कि हर जो पहलू को अलग अलग लेखक ने अपने अपने नजरिए से पेश किया है। और जो भारतीयों के अंदर ये जुनून भर देने वाली वो क्रांति है जिसने एकजुट करके भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार लड़ने के लिए तैयार कर दिया था। इसके वैसे तो तात्कालिक कांड यानी कहें कि एट करंट टाइम पे जो कांड बने वो तो थे इनफील्ड राइफल, यानी सेना के अंदर एक ऐसी राइफल थी इनफील्ड राइफल जिसको कहते हैं। उसके अंदर जो कारतूस डाला जाता था, उसके अंदर जो वो प्रयोग किया जाता था, उसके ऊपर जो उसको मुंह से खोलना होता था उसके ऊपर चर्बी लगी होती थी गाय और सुअर की। तो भारतीय जो है गाय सेना के अंदर भारतीय यानी कि हिंदू सैनिक थे और मुस्लिम सैनिक थे, उन्होंने दोनों ने मना कर दिया कि जो है हम इसको नहीं चलाएंगे। और एक सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने क्या किया, इसको चलाने से मना तो किया ही, जो उनके अधिकारी थे उनको भी जो है उनके ऊपर भी उसने हमला कर दिया था। तो यानी उसके खिलाफ उनको आगे चलकर फांसी हुई थी। लेकिन इसके पीछे बहुत कारण थे। सैनिक कारण ही अगर हम लें तो सैनिक बहुत परेशान थे क्योंकि एक सेम रैंक का एक भारतीय सैनिक है और जो है इंग्लैंड से आया हुआ सैनिक है, उनकी जो कह सकते हैं वेतन भत्तों के अंदर भी बहुत ज्यादा फर्क था। और लॉर्ड कैनिंग जो उस वक्त भारतीय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कुछ ये कानून बना दिया कि भारतीय को जो है लड़ने के लिए है समुद्र पार भी भेजा जा सकता है। उस वक्त तक भारतीय रूढ़िवादी ये मानते थे कि भारत से अगर किसी को समुद्र पार करके कोई जाता है तो ये जो है एक धर्म के खिलाफ है या इसको जो अच्छा नहीं माना जाता था। तो ये कानून बना दिया और उनके साथ हर जगह भेदभाव किया जाता था जहां भी वो कर सकते थे। यानी अगर संख्या की बात करें तो भारतीय सैनिक जो बहुत ज्यादा संख्या के अंदर थे, यानी भारतीयों द्वारा ही भारतीयों पर हुकूमत की जा रही थी अंग्रेजी सरकार द्वारा। और यानी जो अफसर होते थे वो थे या तो अंग्रेज होते थे, अगर भारतीय हैं भी तो उनको जो है उनकी रैंक के इक्वल इंग्लिश जो इंग्लैंड से लोग आते थे उनके इक्वल जो वेतन और भत्ते भी दिए जाते थे। सिर्फ इस क्रांति के अंदर ये कहें कि सैनिकों ने भाग लिया तो एक अधूरी बात है, क्योंकि हर वर्ग भारत का अंग्रेजों के शोषण से, उनकी जो है गलत नीतियों से परेशान था। चाहे उसे किसान ले लीजिए, उनके ऊपर उनसे इतना लगान लिया जाता था, और या फिर व्यापारी ले लीजिए, उनके व्यापार को खत्म कर दिया था, और मजदूर ले लीजिए, उनकी बड़ी ही दयनीय स्थिति थी। यानी हर क्षेत्र के अंदर भारत को उन्होंने लूटपाट मचा के इतना परेशान था। और अब उन्होंने जैसे जैसे धर्म के अंदर भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया। वैसे तो कुछ उन्होंने अच्छा किया, जैसे स्त्री प्रथा को बंद किया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, बाल विवाह प्रथा को बंद किया गया है। लेकिन भारतीय जो है इस वक्त आक्रोश के अंदर था, वो जनमानस भी जिसका जो पॉलिटिकल कोई विल नहीं थी, लेकिन वो भी जो उन चीजों से प्रभावित हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगने लग गया भारतीयों को कि ये जो हमारे धर्म के अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं और जो है हमें जो है कहीं ना कहीं ईसाई बनाने की जो है कोशिश की जा रही है, क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी बहुत जोरों पर था उस वक्त। यानी धार्मिक कारण ये रहे, आर्थिक कारण थे, हमारे राजनीतिक कारण थे, हमारे सैनिक कारण थे, हर प्रकार से जो है भारत शोषित था। सिर्फ हम कह सकते हैं एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी का काम कर दिया इनफील्ड राइफल के अंदर प्रयोग किए जा रहे कारतूस ने, जिसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी।
उसने काम कर दिया तो 10 मई को ये जो है विद्रोह शुरू कर दिएगा। वैसे तो राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो इसका जो डलहौजी ने विलय नीति लेके आए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके अंदर ये प्रावधान कर लिया उन्होंने कि जिस भी राज्य के अंदर उनका अगर वारिस नहीं होगा तो उसको अंग्रेज जो है अपने अंदर मिला लेंगे, अंग्रेजी हुकूमत के अंदर। तो इससे बहुत ज्यादा जो है प्रभाव पड़ा हुआ था। जैसे उन्होंने इस नीति के तहत झांसी, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अपने दत्तक पुत्र को जो है सिंहासन पर बैठाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अवध के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, जो कह सकते हैं कि खराब सरकार के नाम पर, और यानी कि सतारा और ऐसे भागलपुर ऐसे करके उन्होंने 7 स्टेट्स के ऊपर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया। अब ये जो लोग पहले तो कूटनीति से काम ले रहे थे, लेकिन जब डलहौजी ने विलय नीति लेके आए तो इससे लोगों को, आम जनमानस को ये लगने लगा कि अंग्रेज जो है हमें जबरदस्ती गुलाम अब बनाने लग गए हैं। तो लोगों के अंदर आक्रोश था और अब उन्होंने अटैक शुरू कर दिया है उस हमारी पॉलिटिकल बॉडी के ऊपर, या उस कह सकते हैं लोकल एक स्टेट के अंदर जो राजा थे, रजवाड़े थे, उनको ऊपर जो अटैक स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने भी जो है उनसे बदला लेने की ठान रखी थी, तो वो भी तैयार थे। यानी इसको हर कोई चाह रहा था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, लेकिन एक चिंगारी चाहिए थी। वो चिंगारी का काम तो इनफील्ड राइफल कर ही चुकी थी, लेकिन इसके कुछ नुकसान ये हुए कि ये विद्रोह वैसे तो भारतीयों को एकजुट किया इसने, और ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम कह सकते हैं युद्ध भी बना, क्रांति बनी, लेकिन ये असफल रहा। उसके भी कुछ कारण रहे, क्योंकि ये सुनियोजित ढंग से शुरू नहीं हुआ। कहा जाता कि एक सुनियोजित ढंग से अंग्रेजों के खिलाफ जो है गुप्त रूप से षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इसको सन्यासी विद्रोह भी कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे सन्यासी हुए स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने भी जो है बहुत जबरदस्त तरीके से जो है राजाओं के इसके लिए प्रेरित कर रखा था कि स्वराज्य होना चाहिए, और वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक पूरा का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा था कि कैसे कैसे लड़ना है। लेकिन ये सुनियोजित इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि एक तो वक्त से पहले शुरू हो गया, और दूसरा कोई सेंट्रल बॉडी नहीं थी जो इसको कंट्रोल करे। अंग्रेजों के पास इसके विपरीत उनके पास सेंट्रल बॉडी थी, उनके पास सहायता पहुंचाने वाला था कि भाई अगर कहीं पर विद्रोह ज्यादा हो रहा तो उनको सैनिकों की सहायता दूसरी जगह से मिल रही है। लेकिन एक कम्युनिकेशन कमजोर होने के कारण, एक सेंट्रल बॉडी ना होने के कारण जो है भारतीय लड़ रहे थे, शहीद हो रहे थे, खूब बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन वो सेंट्रल बॉडी के अभाव में और कहीं पर अगर कमजोर पड़ रहा है भारतीयों का विद्रोह है तो उसको जो है असिस्ट करने के लिए, उसकी सहायता के लिए दूसरी जगह से कोई नहीं जा रहा है। जो जहां है वो अपने लेवल पर इसका विरोध कर रहा था। लेकिन अंग्रेज जो है कूटनीति का प्रयोग कर रहे थे, सैनिक शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, अपने बड़े से बड़े कमांडरों को भेज रहे थे इसको जो कैसे टैकल किया जाए। तो एट लास्ट वो उसको काबू तो कर पाए, लेकिन वो जो एक आग धधक गई इस क्रांति के कारण तो कभी नहीं बुझी। आज भी अगर हम उसकी बात करते हैं तो हर कोई जो है जुनून के अंदर आ जाता है, और इसी का परिणाम था कि जो है भारतीयों के अंदर कह सकते हैं एक स्वतंत्रता के बारे में इतनी जागरूकता आ गई, इतने क्रांतिकारी, हर कोई नौजवान क्रांतिकारी बनना चाह रहा था। क्योंकि जो भी इसकी स्टोरी पढ़ता था, सुनता था अपने अक्षेत्र के अंदर, तो जो भी इसके अंदर जिन्होंने बहादुरी से भाग लिया तो एक सम्मानित व्यक्ति बन गए थे हर अक्षेत्र के अंदर। तो एट लास्ट भारत ने आजादी पाई, और ये हमारा जो है हमने लिखा इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और अंग्रेज लिख रहे हैं इसको कहीं सैनिक विद्रोह, कहीं कुछ, लेकिन हमारे लिए ये रहेगी 1857 की क्रांति ही रहेगी, हमारा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ही रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि विद्रोह का केंद्र और जो वहां पर नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो ये जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो एक बार हम जो है उनको एक नजर डालते हैं, उनको इमेजिनेशन से याद ही करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जिस वक्त 1857 की क्रांति हुई, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। यानी कि ये जो लास्ट वीडियो हमने करवाई थी गवर्नर जनरल और वायसराय के ऊपर, उसके अंदर हमने इस पॉइंट को इमेजिनेशन भी किया था कि जो है अंग्रेजी गवर्नर जनरल इंग्लैंड के अंदर फोन करता कि मैं क्या करूं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ कि मैं क्या करूं, अब मेरे से क्रांति काबू नहीं, यानी क्रांति होती है तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन है, कैनिंग।
और मैं क्या करूँ, फोन पे करा, ऐसे करके हमने इमेजिन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दिया गया है, जाके उसे देखिए और जो अपने उन पॉइंट्स को भी क्लियर कीजिए, ताकि एक सीरीज से अगर आप क्लासेस करेंगे हमारी तो आपको जो है ज्यादा क्लियरिटी रहेगी और आपके एग्जाम के अंदर मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद्रोह का केंद्र मेरठ। मेरठ के अंदर जो है कदम सिंह। मेरठ जो है वीरों की भूमि है, तो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम ने जो है अपने कदम कहां से उठाए हैं, कदम उठाए मेरठ से। अब दिल्ली। दिल्ली हमारी एक कह सकते हैं राजधानी है, तो राजधानी में कौन रहेगा, बहादुर शाह जफर, जो आखिरी अंतिम मुगल सम्राट थे। तो यहाँ से वहां से नेतृत्व दिल्ली से कौन करेंगे, बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय ने जो है दिल्ली से इसका जो है नेतृत्व किया। फिर हम आते हैं मथुरा। मथुरा के एक कह सकते हैं सांस्कृतिक नगरी है, तो वहां पर हम कोड कर लेते हैं देवी ने वहां से हिस्सा लिया। देवी सिंह जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन्होंने जो है मथुरा से हिस्सा लिया। बरेली। बरेली के अंदर क्या है, जाट रेजिमेंट का सेंटर है और वहां पर भर्तियां होती हैं, तो यानी कि हम इसको कोड कर लेते हैं, यानी भर्ती कौन होगा बरेली से, जो बहादुर होगा, यानी कि बरेली को हमने कोड कर लिया। वहां से थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी नेता खान बहादुर खान और बखत खान, यानी इसको हमने कोड कर। झांसी से लक्ष्मीबाई, इससे तो हर बच्चा परिचित रहता ही हमारा। अवध से जो है लखनऊ बेगम हजरत महल। अवध के ऊपर जो उन्होंने खराब शासन के नाम पर जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कब्जा कर लिया था, तो वहां पर यानी कि बेगम बच गई थी सिर्फ, यानी कि वहां से हिस्सा कौन लेगी, बेगम हजरत महल। आगे आ गया बिहार। बिहार एक हमारी ऐसी जगह है, मैं वहां गया था तो वहां हैंडपंप बहुत ज्यादा है, कुएं बहुत कम मिलते हैं। इसको हम वैसे इमेजिन कर रहे हैं इसको याद करने के लिए कि बिहार से जब पार्टिसिपेशन का नंबर आता है 1857 की क्रांति के अंदर, तो हम इमेजिन करें कि वहां पर हैंडपंप बहुत है लेकिन कुएं बहुत कम है। लेकिन क्रांति के अंदर कुंवर सिंह ने जो है वहां का नेतृत्व किया है, ऐसे हम इमेजिन कर लेंगे। यानी वहां पर कुएं कम है लेकिन नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे हैं वहां से। और संबलपुर। संबलपुर से क्या है, सह से संबलपुर और सह से सुरेंद्र साई ने वहां से जो है नेतृत्व किया है 1857 की क्रांति का। इलाहाबाद। इलाहाबाद से किया है लियाकत अली ने। इलाहाबाद जैसे अल्लाह ऐसी फीलिंग आ रही है इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद। और लियाकत अली भी एक कह सकते हैं मुस्लिम नाम लग रहा है, अली, तो यानी कि इलाहाबाद से हैं लियाकत अली। और कानपुर। कानपुर के अंदर से हैं नाना साहेब। नाना साहेब को हम ऐसे याद कर लेते हैं, यानी नाना साहेब के कान में किसी ने क्रांति की बात कही और उन्होंने जो है क्रांति की, यानी कानपुर से हैं नाना साहेब। और ग्वालियर से हैं तात्या टोपे। ग्वालियर यानी कि ये जो नेता हमारे तात्या टोपे, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, ये वो नेता थे। ये वैसे तो अगर एक मिलजुल कर पूरा कम्युनिकेशन हमारे पास होता तो ये वो नेतृत्व थे जो यानी अंग्रेजी हुकूमत पर एक एक भी भारी पड़े हैं, लेकिन वो कह सकते हैं केंद्रीय नेतृत्व का अभाव और कम्युनिकेशन की कमी, उसके कारण हम हार गए। लेकिन जैसे ग्वालियर से हम कोड कर लेते हैं तात्या टोपे, यानी तात्या टोपे क्या है, अंग्रेजों की जो तोप थी उसके अंदर अपना सिर जो है इन्होंने कह सकते हैं सिर गवा दिया अपना, यानी कि तात्या टोपे कहां से हैं, ग्वालियर से। इनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंगा है। तो इस प्रकार जो इन बहादुर हमारे नेताओं ने जो है इतना जबरदस्त नेतृत्व कर रखा था, जहां से भी नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन वही फिर मैं कह रहा हूं केंद्रीय नेतृत्व का अभाव होने के कारण हम हार गए। वरना ये इतना जबरदस्त विद्रोह था कि अंग्रेजों की जो है ईंट से ईंट बच गई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, 1858 का एक्ट ला दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया गया और भारत का शासन सीधा जो है इंग्लैंड की संसद के अधीन करना जो उनकी मजबूरी होगी। उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की अतिरिक्त उपाधि दी, भारत सचिव का पद बनाया, यानी इतने सुधार किए। उन्होंने भारतीयों को आश्वासन देना शुरू कर दिया कि वो जो भारतीयों के धार्मिक किसी भी कार्य के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद जितने परिवर्तन वो कर सकते थे कि ताकि दोबारा विद्रोह ना हो, लेकिन एट लास्ट जो कम्युनिकेशन और केंद्रीय नेतृत्व के अभाव में दक्षिण भारत ने हिस्सा नहीं लिया, इसके कारण और पूर्व
अंदर से हमें कोई सहायता नहीं मिली, यानी कि एक कह सकते हैं उत्तरी भारत का मेन ये विद्रोह बनकर रह गया, जिसके कारण जो है हमें जो असफलता मिली, हारे नहीं हम, क्योंकि इसकी वो चिंगारी लोगों के दिलों में जलती रही। हर नया क्रांतिकारी जो भी आया वो जो है कहीं न कहीं से इंस्पिरेशन ले रहा था। तो और कुछ और पॉइंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट है इम्पोर्टेंट है 1857 की क्रांति से, तो हम उनको जो है नोट डाउन कर देते हैं, ताकि एग्जाम के अंदर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे उनको हम आसानी से कर पाए, क्योंकि एक टॉपिक का ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन होना और एग्जाम के अंदर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना दो अलग चीजें हैं, और उनको भी हम ध्यान में रखते हुए एग्जाम को भी उन पॉइंट्स को इमेजिन करके याद। कुछ और पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट है इंपोर्टेंट है वो ऐसे हैं कि विद्रोह के असफलता के कारण पूछे जाते हैं। विद्रोह सुनियोजित नहीं था, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, पुअर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। दक्षिण भारत, पश्चिमोत्तर भारत, पूर्वी भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, यानी असफलता के मुख्य कारण ये रहे। लेकिन एक नाम जिसके बगैर हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति अधूरी है, मंगल पांडे। जो उस व्यक्ति ने क्या किया है, जैसे इनको जो इनफील्ड राइफल के अंदर कारतूस को जो जबरदस्ती की गई कि इसको जो है इसके अंदर डालो और अपने मुंह से छिलो, तो उन्होंने जो है अपने जो अधिकारी थे उनके ऊपर हमला कर दिया, इनको वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो इनको 8 अप्रैल 1857 को जो इनको फांसी दे दी गई, इस भय के कारण कि कहीं म्यूटनी ना हो जाए। म्यूटनी का अर्थ होता है सैनिक विद्रोह ना हो जाए, इसके डर के कारण उन्होंने जो है इनको फांसी सुनाई। इनको अपना पक्ष भी नहीं रखने दिया गया और उनको बहुत जल्द फांसी सुनाई गई, ताकि जो है सैनिकों के अंदर मैसेज आए, अगर वो विद्रोह करते हैं तो उनको फांसी की सजा होगी, कड़ी सजा होगी। लेकिन सैनिक कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने जो चिंगारी जलाई थी उसने अपना काम किया, बखूबी किया। ये जो है 34वीं बटालियन बैरकपुर छावनी से ये संबंधित रखते थे। और एक और महान व्यक्ति जिनकी पुस्तक ने कह सकते हैं साहित्य के तौर पर लोगों को इतना जागृत किया, इस विद्रोह के, इस क्रांति के बारे में जो है लोगों को बताने का काम किया, और उसको नाम इन्होंने दिया द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वीर सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर इनका नाम था, लेकिन इनके बहादुर वीर कारनामों के कारण इनको जो वीर सावरकर भी कहा जाता है। इन्होंने पुस्तक लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये वो व्यक्ति हैं जिनको अपने जीवन के अंदर 2 बार आजीवन कारावास की सजा अंग्रेजों ने सुनाई, जो वाकई में दुनिया की एक अनोखी घटना है। और ये इनके इतने क्रांतिकारी विचार थे कि ये हर धर्म के जो भी रूढ़िवादी विचार हैं उनका विरोध किया करते, और देश सेवा को ही भगवान की सेवा कहा करते थे। ये कहा करते थे कि मैं मातृभूमि की सेवा से ही प्रभु आपकी सेवा करना चाहता हूं। और इन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक लिखी जो कह सकते हैं क्रांतिकारियों के अंदर क्रांति की ज्वाला जिसने जलाए रखी, और इन्होंने भारत के लिए इतना किया जिसका बारे में जितना जिक्र करें उतना कम है। आई होप इस क्लास के अंदर जो 1857 की क्रांति उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उनको हम कवर कर पाए हैं, उनको थोड़ा इमेजिन भी कर पाए हैं, ताकि जो है एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन हमारे सामने आए तो उनको थोड़ा इमेजिन करके उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। वैसे इसके क्रांति के बारे में आप जितना पढ़ें उतना कम है, और पढ़ते रहिए, ये तो वैसे भी इंटरेस्टिंग है, हर किसी को पढ़ना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।